नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशंस करते हैं, जो कि पर्टिकुलरली एग्जामिनेशंस, जिसमें कि यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 6 मार्च 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है, उसमें देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद करके इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैसे कि पिछले दिन 5 मार्च था और 5 मार्च को संडे था और संडे को कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं था इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी इसीलिए कल द हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं लाए थे, क्योंकि हम सोचे कि जो 6 मार्च को ही 5 का भी न्यूज़पेपर्स को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज 5 और 6 दोनों दिन का आपको न्यूज़पेपर्स देखने को मिलेगा आज के डिस्कशंस में। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट आज एग्जामिनेशन दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए उससे पहले जाने से पहले मैं बता दूं कि आपको ये जो डिस्कशंस है इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, उस पर आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका डिस्कशन देखने को जो पीडीएफ है वो मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन न्यूज़। देखिए फ्रंट पे जो ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये जो है ग्रेट बस्टर्ड, ठीक है, कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ में आया था, जो कि काफ़ी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। जो IUCN जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें इसको रेड लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो राजस्थान में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रही है, तो इससे क्या हुआ ना कि इसकी बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई है, जिसके कारण ये अब क्या है, अभी जो है 150 से भी कम ऐसे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं अभी अवेलेबल हैं। तो इसी को लेकर के है कि जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसका जो वायर होता है, ठीक है, तो वायर से बहुत सारे ऐसे ग्रेट बस्टर्ड टकरा करके डेथ कर गए हैं। तो उसको वो जो वायर होते हैं, ठीक है, तो उस वायर को पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड लेकर के जाने की बात की जा रही है, ताकि ये जो हमारे कंट्री में इसका अवेलेबिलिटी हो। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है IUCN के बारे में, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं IUCN के बारे में। ये रेड लिस्ट, ग्रे लिस्ट क्या होते हैं और कौन कौन से कैटेगरी में कब किस स्पीशीज को लाया जाता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए जब IUCN की बात करते हैं तो ये जो है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। और ये जो है पर्टिकुलरली जो वर्किंग करता है पर्टिकुलर नेचर्स के कंजर्वेशन के लिए, और उसका जो है सस्टेनेबल यूज किसका, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके लिए। और इसमें जो है इसका मेन काम होता है जो डेटा होते हैं उसको गैदर करना और उसके बाद उस पर एनालिसिस करना, रिसर्च करना फील्ड प्रोजेक्ट्स पे, उसके बाद जाकर के जो इससे रिलेटेड एजुकेशंस हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस के लिए इन्फ्लुएंस करना जो इससे संबंधित एजुकेशंस है, उसके बाद जाकर के इनकरेज करना, असिस्ट करना सोसाइटी को किस मामले में, जो नेचर है उसको किस तरह से कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, और जो है पर्टिकुलरली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका सही से यूटिलाइजेशन हो और इस तरह से इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो। और उसके बाद जाकर के जब हम आगे बात करते हैं तो पहले जो था पर्टिकुलरली इसका जो मेन फोकस होता था पहले से ही, ठीक है, तो पर्टिकुलरली इकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते थे, और अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करती है और उस पर ये प्रोजेक्ट करती हैं। और इसका जो मेन हेड क्वार्टर्स जब बात करते हैं तो इसका मेन हेड क्वार्टर्स ये स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड एक जगह है, कहाँ पे, तो स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, तो वहाँ पे है। और पहले जो है पर्टिकुलरली इसका स्थापना जो हुआ था 1948 में, उस टाइम पे इसको जाना जाता था इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, है ना। उसके बाद जाकर के 1948 से लेकर के 1956 तक, ठीक है, जब बात करते हैं तो इसको इस नाम से जाना जाता था। फिर बाद में जाकर के ये 1990 की बात है, ठीक है, 1990 की बात है, 1990 से इसको जाना लगा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन 2008 तक। फिर जाकर के इसका नाम बदल करके IUCN रखा गया, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रखा गया। इसमें जो है टोटल मिला करके अभी 1400
ठीक है। 1400 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, वो इसका मेंबर्स हैं। और पर्टिकुलरली इसके साथ साथ NGO भी इसमें मेंबर्स हैं। कुछ जब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो टोटल मिला करके इसमें 16,000, ठीक है, 16,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किस चीज़ के लिए? रिसर्च के लिए, ठीक है, जो IUCN के कमीशंस हैं। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स हैं, टोटल मिला करके 900 ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो कि फुल टाइम इसमें वर्किंग करते हैं। तो ये टोटल था। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि IUCN, ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद कितने इसके मेंबर्स हैं, और इसका मेन जो है मेन उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको एग्जाम में पूछे जा सकते थे। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है इस न्यूज़ में, पर्टिकुलरली जो EPFO होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग का बोलते हैं एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो क्या होता है जब वो रिटायर करते हैं तो उसको जितना भी EPFO कट करके रिटायर के बाद मिलते हैं, तो उसमें यहाँ पे संशोधन की बात की जा रही है। तो इसमें क्या किया गया है संशोधन, पर्टिकुलरली पहले क्या था कि मान लीजिए किसी का सैलरी, ठीक है, 15,000 था, ठीक है, मान लीजिए किसी का मंथली सैलरी 15,000 था, तो उसका उस समय क्या होता था कि उसका जो सैलरी का 15% कटता था, क्या चीज़, EPF, ठीक है, PF। तो अब जो है उसमें क्या किया गया, यहाँ पे ये कहा गया चाहे वो कितना भी सैलरी हो, नो मैटर, अगर 20,000 उसका सैलरी करता है, 20,000 है फिर भी उसका 15% करता था, और उसके बाद अगर 50,000 है फिर भी 15%। लेकिन अब जो है इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली क्या है ना कि जिसका सैलरी ज़्यादा है उसमें ज़्यादा PF कटेगा, और जिसका सैलरी कम है उसमें कम कटेगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से जो ब्रेकडाउन है हायर पेंशन स्कीम्स का में की जा रही है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जजमेंट की बात की जा रही है, जो कि जब हम बात करते हैं PF का, तो ये जो है 1995 में लाया गया था। किस लिए? तो जो वर्कर्स हैं जब वो रिटायर कर जाते हैं तो उसके पास एक सहारा बन सके, क्या चीज़, जो उसका पेंशन है। तो वो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए बात आती है कि ऐसा क्यों निर्णय लेना पड़ा। तो इसके पीछे क्या है ना कि कुछ दिन पहले, ठीक है, ये 4 नवंबर 2022 की बात है, तो उस समय क्या हुआ ना कि एक जो केस था EPFO वर्सेस सुनील कुमार का B का केस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि देखिए क्या है ना कि जिसका सैलरी, ठीक है, उसमें क्या है 1 सितंबर 2014 को ये आया कि देखिए क्या है ना कि जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब पेंशन की बात आता है तो इसमें 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन एम्प्लॉयर, उसके बाद आकर के एम्प्लॉय, उसके बाद गवर्नमेंट, तीनों मिला करके यहाँ पे जो पेंशन के स्कीम्स होता है इसमें वर्क करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये कहा गया कि देखिए सबके पास, जब पारा 2 का बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ में, ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें मेंशंस हैं जो EPS रूल्स हैं पेंशंस का, तो उसके तहत क्या होना चाहिए, जिसका सैलरी ज़्यादा है और उसका क्या होना चाहिए, उसका PF ज़्यादा कटेगा। तो अगर PF ज़्यादा कटेगा तो स्वाभाविक है रिटायर करेंगे जो एम्प्लॉयर है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया और ये निर्णय दिया गया कि जिसका ज़्यादा सैलरी है उसका PF उसी के अनुसार कटेगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। आशा करते हैं कि ये सभी आप समझ गए होंगे क्या इसका मेन मोटो है। अब चलिए बात आता है कि EPFO क्या है, ठीक है। तो जब हम EPFO की बात करते हैं तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली इसका जो काम, जो फंड होते हैं, ठीक है, उसका ऑर्डिनेंस करना, और इसका जो स्थापना किया गया था तो 15 नवंबर 1951 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद एक पर्टिकुलरली इसको बाद में बना करके इसी को एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्ट, किस एक्ट के तहत बना, 1952 के एक्ट के तहत बना। और ये जो है अंत में जो ये बिल था, ठीक है, तो एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड बिल था। और उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली जब आगे हम बात करते हैं
अब देखिए इसमें जैसे कि हम शुरू में बताए थे कि ये जो पर्टिकुलरली इसमें जो है जो 3 पार्टीज, ठीक है, बोर्ड होते हैं, जिसमें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तीनों मिला करके ये बोर्ड का गठन करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारे चीज़ था। और टाइम टू टाइम इसमें क्या होता है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए स्कीम कब लाया गया 1952 में, उसको आ जा करके 1995 में, उसके बाद डिपॉजिट कब, ये सारे रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसी क्रम में ये चीज़ था। देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, तो इससे देखिए बेनिफिट ये होता है कि यदि कोई भी, ठीक है, एक्यूमुलेशंस प्लस इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे, रेजिग्नेशंस के टाइम पे अगर कोई डेथ कर जाता है, उसको बाद जाकर के पार्शली विड्रॉ करना होता है। तो ये सब चीज़ काफ़ी हायर, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए अगर चाइल्ड का मैरिज करता है तो उस समय अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं पर्टिकुलरली। तो आप देखिए नॉमिनेशंस इसमें भी होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे इस स्कीम्स के साथ 3 स्कीम्स हैं, ठीक है, जो कि इसमें नॉमिनेशंस की बात की गई है। अब आगे चल के देखिए यहाँ पे क्लेम क्या क्या फॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताया गया। फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए, उसके बाद ट्रांसफ़र अकाउंट होना चाहिए। तो ये सब मेन चीज़ जो कि EPFO से रिलेटेड है। अब देखिए पर्टिकुलरली जब हम EPFO की बात करते हैं तो इसीलिए मैंने इस जो EPFO है उसके द्वारा एक वैकेंसी रिलीज किया गया, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है EPFO के से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली इस न्यूज़ की बात करते हैं तो इसमें रजनी डायलॉग, ठीक है, रजनी डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में थर्सडे को कंडक्ट किया गया था। तो इसमें जो बात की गई है ये पर्टिकुलरली जो है ये, तो इसमें क्या है ना कि जो UK, फ्रांस, जापान, ठीक है, के साथ साथ 26 कंट्रीज के पार्टिसिपेशन हुआ था। इसमें पर्टिकुलरली जो डिफेंस है और जो सिक्योरिटी है, तो इस सब के मामले में बात की गई है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बात की गई है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये कहा गया कि जो अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है, अभी जो नेशनल जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक चीज़ को लेकर के सहमति दिया गया। तो वो चीज़ क्या था कि जो सी लेवल होते हैं, ठीक है, तो सी लेवल के जो नियरेस्ट बाउंड्री होते हैं, नियरेस्ट एरिया होते हैं, पर्टिकुलर जैसे कि मान लीजिए कि 12 नॉटिकल माइल तक ऐसा बताया जाता है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री का उस पर राइट्स होते हैं। तो अब देखिए क्या है कि अब 12 नॉटिकल माइल से जो हाई सी लेवल होते हैं, जो हाई सी लेवल पे जो स्पीसीज हैं, तो उसके प्रोटेक्शंस की बात की गई है। और जो प्रोटेक्शंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाई सी लेवल पे जितने भी स्पीसीज हैं तो उस सभी को प्रोटेक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो UN है उसके द्वारा बात की गई है कि जितनी भी स्पीसी जो हाई सी लेवल पे अवेलेबल हैं उसको भी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, UN के, उनके द्वारा ये बताया गया। इससे क्या होगा कि जो स्पीसीज हैं वो पर्टिकुलरली उसको प्रोटेक्शंस मिलेगा। तो वही यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो कम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शंस की बात की गई है, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो स्पीसीज हैं। और अभी फाइनली जो पर्टिकुलरली ऐसा बताया जाता है कि जो 40% से ज़्यादा स्पीसीज जो सरफेस पे जो सी लेवल में उसके सरफेस पे रहते हैं, तो जिसके कारण उसके डेथ हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि जो इन्वायरमेंट है लगातार चेंजिंग होता है, मान लीजिए सुनामी आता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका भी प्रोटेक्शंस मिलेगा और इस तरह से इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है चाइना, ठीक है, तो चाइना के द्वारा अभी क्या किया गया, जो डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर्स में अपने GDP का 7.2% देने की बात की गई है, जो कि इंडिया के दृष्टि से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जब हम अपने कंट्री में बात करते हैं GDP का, तो हम अपने GDP का, ठीक है, ओनली 2.9% जो
एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंड करते हैं किस पे, तो डिफेंस पे। और वही चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है वो 7.2% कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, आप देखिए इससे पहले जब चाइना की बात करते हैं तो ये मात्र 5% अपने जीडीपी का स्पेंड करता था डिफेंस पे। तो अब देखिए इससे क्या है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अगर चारों ओर की बात करते हैं पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं, एक साइड पाकिस्तान है और दूसरे साइड चाइना है। और चाइना का जो मतलब फ्रेंड है, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान, तो ये इसका फ्रेंड है। अब पाकिस्तान भी इंडिया का, ठीक है, शत्रु है, उसके बाद चाइना भी। तो अब ये चाइना अगर इस तरह से कहीं ना कहीं अपने डिफेंस सेक्टर पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका क्या इंटेंशन हो सकता है, कहीं ना कहीं इंडिया को टैकल करना। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है कि इंडिया किस तरह से आगे लेकर के अपने जो डिफेंस हैं उसको आगे किस तरह से बढ़ाएं ताकि आने वाले दिन में किसी तरह से प्रेशराइज ना हो, ठीक है। जो चाइना है इस तरह से जो अपने डिफेंस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, चाइना के द्वारा, इंडिया को भी आगे आने वाले दिन में इस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके वेपन्स हो गया और भी जो भी डिफेंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ठीक है। तो ही आगे आने वाले दिन में इंडिया जो है एक ग्रेट कंट्री रहेगा, ठीक है, जिस तरह से अभी है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अदरवाइज नहीं तो चाइना जैसे कि श्रीलंका हो गया, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, तो ये सब पे क्या है ना कि अपना दबदबा बनाए हुए रहता है हमेशा। तो इस तरह से इंडिया को इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए और आने वाले दिन में इंडिया को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। तो इसीलिए यहाँ पे ये पब्लिश किया गया है और राइटर के द्वारा ये चीज़ बताया गया है। अब देखिए आज जो एडिटोरियल्स पब्लिश किया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एडिटोरियल्स पिछले दिन हम डिस्कशंस किए थे क्वाड के बारे में, ठीक है, तो उसी के बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं क्वाड में कितने मेंबर्स हैं, टोटल मिला के 4 कंट्री हैं। कौन कौन सा है, यूएसए है ना, उसके बाद एक करके इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया को किस तरह से डिप्लोमेटिक रूप से जितनी भी कंट्री है, मान लीजिए कि यूएसए है, अगर क्वाड ग्रुप में यूएसए है तो एक साइड तो यूएसए और दूसरे साइड क्या है, रसिया है। तो इंडिया को इधर रसिया को भी किस तरह से बचा के रखना है, उससे फ्रेंडली रिलेशन रखना है और यूएसए के भी साथ रहना है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया किस तरह से यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपना बनाए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि एक साइड तो इंडिया, जैसे कि चाइना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें कि इंडिया जो है जैसे कि एससीओ हो गया है ना, तो उसका भी मेंबर है, जहाँ पे कि क्या है, चाइना और रशिया के साथ है। और वही क्वाड ग्रुप की बात करते हैं तो क्वाड में क्या है, ना चाइना है और ना ही रशिया है। तो इस तरह से बैलेंस बना के करने की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ यहीं पे मेंशंस हैं। और उसके बाद जाकर के इस एडिटोरियल्स में ये बताया गया कि जो अभी रिसेंटली, ठीक है, प्रेसिडेंसी चल रहा है, तो उसमें किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को नए नए स्टेप्स लेना चाहिए ताकि जो किसी भी तरह से कहीं पे भी ये ना दिखे कि हमारे पास अनइम्पोर्टेंट है या वीक है जो फाउंडेशंस हैं हमारे कंट्री के। और आने वाले दिन में जो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंट्री का अट्रैक्शंस जो है इंडिया की तरफ हो। तो यही सब चीज़ इस एडिटोरियल्स में बताया गया है। अब देखिए आज का न्यूज़ पेपर्स यहीं तक रहा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 5 मार्च का न्यूज़ पेपर देख लेते हैं, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो अयोध्या महोत्सव है, ठीक है, पर्टिकुलरली आपको जानकारी होगा कि पर्टिकुलरली हमारे देश में जो यूपी है, ठीक है, यूपी पे राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद, जिसको कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जजमेंट कहते हैं, तो इस पे जो फैसला आया था ये 2019 में आया था। और उस टाइम पे जो 1000 पेज का जजमेंट जो था उसमें ये मेंशंस किया गया था 5 एकड़ प्लॉट
जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उनको देने की बात की गई थी, किस मस्जिद के, ठीक है, मस्जिद के कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो जो यूपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये 5 एकड़ लैंड एक धानीपुर विलेज है जो कि पर्टिकुलरली अयोध्या सिटी से 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे दिया गया, ठीक है। लेकिन तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके द्वारा उस टाइम पे अप्रूवल नहीं दिया गया था मस्जिद बनाने का। तो अभी रिसेंटली यानी पिछले दिन, ठीक है, तो इस पे अप्रूवल दिया गया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा कि वहाँ पे मस्जिद बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है वहाँ पे मस्जिद बनाए जाएंगे और उस मस्जिद का जो नेम रखा, मस्जिद ए अयोध्या, है ना, तो ये रखा जाएगा इसका नेम। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया है। पर्टिकुलरली ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली जो असम है, असम का जो एक साइट्स है जिसको कि पिछले दिन हम लोगों ने देखा था न्यूज़ में, ये था, क्या नाम है इसका, मायडम, ठीक है, मायोडेम्स। तो इनके बारे में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो है टेक्निकली फिट है किस चीज़ के लिए, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट है उसके लिए। तो इसी के बारे में बात की गई है और इसके बारे में पर्टिकुलरली हमने पूरे डिटेल से डिस्कशंस किया था जब इस शुरुआत में जब इसका नॉमिनेशंस के लिए दिया गया था। अभी तक इसमें अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। तो अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो है अहोम किंगडम, ठीक है, अहोम किंगडम के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो ये 600 ईयर्स पहले बनवाया गया था, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल स्टार्टिंग में ही था, यानी 1820 के आसपास की बात है। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है। अब देखिए आने वाले दिन में हो सकता है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा सके। तो ये मात्र 2 ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो कि 5 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर्स में आए थे, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थे। तो ये था आज का पूरा डिस्कशंस और कल का भी कंप्लीट डिस्कशंस। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के भी जिसको ज़रूरत हो उसी को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।